मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज सेक्टर 12 नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। बच्चों, आज हम 12th के अर्थशास्त्र विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। 12th का अर्थशास्त्र दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और द्वितीय भाग है समष्टि अर्थशास्त्र। हम अपने विषय की शुरुआत प्रथम भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र से करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको समझा दूं, आप लोगों ने 11th में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो आपकी दो भागों में बटी हुई थी, भारतीय अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी। लेकिन अब आप 12th में अर्थशास्त्र के नए स्वरूपों से परिचित होंगे, जिसमें आप व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रथम पाठ परिचय का अध्ययन करते हैं। बच्चों, हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से पहले हम अर्थशास्त्र के विकास को जान लेते हैं, अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को समझ लेते हैं। वैसे तो ये परिभाषाएं पहले भी 11th में पढ़ी जा चुकी हैं, परंतु अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते आपको इन्हें फिर से जानना आवश्यक है और प्रायः यह परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र का जनक, जैसा कि सभी बच्चे जानते भी हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, प्रोफेसर एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस परिभाषा में एडम स्मिथ की बहुत अधिक आलोचना हुई। आलोचना का मुख्य कारण था कि उन्होंने अर्थशास्त्र को धन तक सीमित कर दिया था। उसके बाद प्रोफेसर मार्शल आए। मार्शल ने परिभाषा में संशोधन किया। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन तक सीमित नहीं है, अर्थशास्त्र मनुष्य के कल्याण का अध्ययन करता है, उस धन का अध्ययन करता है जिस धन से मनुष्य का कल्याण होता है। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ एवं उनके अनुयायियों ने अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से स्थापित कर दिया। इसके बाद परिभाषाओं का और अधिक विकास हुआ। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्सन ने एक दूसरी परिभाषा दी, जिसे हम दुर्लभता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दुर्लभता के सिद्धांत से उनका आशय क्या था? अर्थशास्त्र में दुर्लभता का मतलब हुआ सीमित साधन। बच्चों, क्या है, जो भी उत्पादन के साधन हैं, व्यक्ति के पास जो भी आर्थिक क्रिया करने के साधन होते हैं वो प्रायः सीमित होते हैं। हमें प्रकृति ने दिए होते हैं या कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण से हमें वो साधन अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो वो साधन कैसे हुए? दुर्लभ। तो उन दुर्लभ साधनों से मानवीय जो असीमित आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना है। इसलिए प्रोफेसर रॉबिन्सन ने जो परिभाषा दी उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत कहा। इसके बाद परिभाषा का और अधिक विकास हुआ। आधुनिक अर्थशास्त्री के रूप में सैमुअल्सन का नाम जाना जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने विकास संबंधी परिभाषाएं दी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है, एक अर्थव्यवस्था कैसे विकास करती है, इन सब का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसके साथ ही बच्चों एक पॉइंट और जान लेना आवश्यक है। भारत में कौटिल्य अर्थशास्त्री के रूप में जाने गए। कौटिल्य ने ही सर्वप्रथम अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी, इसीलिए हम भारत में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं, इन सभी से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में प्रायः शॉर्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी। या कौटिल्य ने किस नाम से पुस्तक लिखी? विकास संबंधी परिभाषाएं किसने दी? सैमुअल्सन ने दी। ये बुक्स के नाम भी प्रायः पूछे जाते हैं। तो हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा का क्रमबद्ध ज्ञान देखा, क्रमबद्ध उनका विकास देखा और साथ ही हमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी भी हुई। नेक्स्ट
अब हम आते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि हमारे प्रथम भाग का नाम ही है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो हम समझते हैं ये व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। सन 1933 में रैगनर फ्रिश नाम के अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। बच्चों, व्यष्टि शब्द आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, नया वर्ड लग रहा होगा, क्योंकि अगर हम इसे सामान्य शब्दों में देखें तो हम इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कह सकते हैं। आपको आसानी से समझ में आएगा। व्यष्टि एक आर्थिक शब्दावली है और इसे आप व्यष्टि याद तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन साथ में आप इसे एक सामान्य शब्द की सहायता से समझ सकते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। यह यूनानी भाषा के माइक्रोस शब्द से आया है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? जैसा कि मैंने बता दिया, व्यष्टि का मतलब हुआ सूक्ष्म या छोटा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के किसी एक भाग का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी एक उपभोक्ता का अध्ययन या एक फर्म का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, और यह पूरी अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति की आय के बारे में बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करते हैं, तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा हो जाती है। इसे हम इस सर्किल के द्वारा समझते हैं। ये रेड कलर का जो पूरा सर्कल है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को दिखाता है। इसके अंदर जो ब्लू कलर के छोटे छोटे सर्कल हैं, ये उत्पादन करने वाली विभिन्न फर्म को दिखा रहे हैं। अगर हम इस पूरे सर्कल की बात करें तो ये समष्टि अर्थव्यवस्था को दिखाता है। लेकिन जब इसके अंदर बने हुए किसी हम एक छोटे सर्किल, इस सर्किल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इसका अध्ययन कर रहे हैं, सिर्फ एक फर्म का अध्ययन कर रहे हैं, तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा हो जाता है। तो बच्चों, समझ में आया? समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंतर एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रायः एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है, इसे आपको विशेष रूप से पॉइंट आउट करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के जब हम किसी एक छोटे भाग का अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र जब हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ और देखते हैं। कभी कभी अध्ययन की दृष्टि से व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का स्वरूप चेंज हो जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था हमारे लिए एक समष्टि अर्थशास्त्र हो गया, और उसमें हम जब प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो वो हमारे लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया। लेकिन जब यही अध्ययन वैश्विक रूप में जाता है, हम विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो विश्व की अर्थव्यवस्था उस समय समष्टि अर्थशास्त्र बन जाती है, और भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत एक छोटा सा हिस्सा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र बन जाएगी। तो यह हमें क्लियर हुआ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, और अर्थशास्त्र का प्रथम भाग जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत के प्रमुख बिंदु पढ़ेंगे। जैसे कि उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता के व्यवहार संबंधी विभिन्न सिद्धांत पढ़ेंगे, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ेंगे, उत्पत्ति संबंधी नियम पढ़ेंगे, उद्योगों का संतुलन पढ़ेंगे, फर्म का संतुलन पढ़ेंगे, आदि विभिन्न सिद्धांत हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमने समझ लिया क्या है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय है परिचय, जो कि हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हम लोगों को पढ़ना है। जब हमें ये शब्दावलियाँ समझ में आएंगी तभी हम अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला बच्चों बिंदु है सामान्य अर्थव्यवस्था। हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो ये अर्थव्यवस्था है क्या, हम अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, हमें सबसे पहले समझना है। तो अर्थव्यवस्था
जहाँ पर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न क्रियाएं करता है। विभिन्न कैसी क्रियाएं करता है? आर्थिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं और अनार्थिक क्रियाएं, दो तरह की क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं जिनसे हमें धन का अर्जन होता है, अनार्थिक क्रिया जिससे हमें किसी भी तरह का धन का अर्जन नहीं होता है। जैसे कहीं जाकर किसी ऑफिस में जाकर काम करना और उसके बदले में प्रति मास वेतन लेना आर्थिक क्रिया है, लेकिन घर में ही अपने भाई बहनों को पढ़ाना एक अनार्थिक क्रिया है। वहीं अगर आप किसी दूसरे के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनसे बदले में ट्यूशन फीस लेते हैं तो आर्थिक क्रिया है, लेकिन वहीं जब आप घर में अपने भाई बहनों को पढ़ाते हैं तो ये एक अनार्थिक क्रिया कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था कहाँ क्या हुई? जहाँ पर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अब आर्थिक क्रिया करते हैं, आप इसे अपने समाज से और घर से, सबसे पहले अपने घर से रिलेट कीजिए। बच्चों, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अर्थशास्त्र को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो आपके आसपास, आपके घर में आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, उनसे आपको एग्जाम्पल समझना होगा और आपको अर्थशास्त्र बहुत आसान लगने लगेगी और बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। अब सबसे पहले हम देखिए, आर्थिक क्रिया का हिस्सा आपके घर में भी कोई है, आपके पिता या माता। आपके माता पिता कोई ना कोई आर्थिक क्रिया करते हैं, कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं, कुछ ना कुछ आर्थिक क्रिया हर व्यक्ति के माता पिता, हर बच्चे के माता पिता यहाँ पे कर रहे होंगे। क्यों कर रहे हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था बनती है। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं और यही अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और समझते हैं। अर्थव्यवस्था में दो चीज़ें होती हैं, उपभोग और दूसरा उत्पादन। उपभोग कौन करता है? उपभोक्ता, हम सब की आवश्यकताएं हैं तो हम सब क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन कौन करता है? उत्पादक। ये आवश्यकता है ना जो उपभोक्ता को उपभोग करनी है। हम सबको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ना, हम सब लोग उपभोक्ता हैं। हम लोगों को भोजन चाहिए, हम लोगों को कपड़े चाहिए, हम लोगों को बहुत सारी आरामदायक चीज़ें चाहिए, टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज आदि बहुत सारी चीज़ें हमें उपभोग करना है। हम सब उपभोक्ता हैं, तो इनकी पूर्ति कौन करेगा? उत्पादक, उत्पादन करके। तो संक्षेप में कह सकते हैं अर्थव्यवस्था उपभोग और उत्पादन का सम्मिश्रण है। तो बच्चों, समझ में आया अर्थव्यवस्था क्या है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं आर्थिक क्रिया। अब हमने अभी पिछली डेफिनेशन में पढ़ा अर्थव्यवस्था जहाँ पर विभिन्न आर्थिक क्रियाएं होती हैं। मैंने आपको वहाँ भी बताया क्रियाएं दो तरह की होती हैं, आर्थिक और अनार्थिक। अब हम देखते हैं आर्थिक क्रिया अर्थव्यवस्था में क्या होती है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित साधनों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आर्थिक क्रिया है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन, हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा, अर्थव्यवस्था में एक तो उपभोक्ता है और दूसरा उत्पादक है। तो उत्पादक जब उत्पादन करता है तो विभिन्न उत्पादन के साधनों से करता है। उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। ये साधन सीमित हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति ने इन पर नियंत्रण कर रखा है या किसी और कारण से नियंत्रित हैं। हम इन साधनों को असीमित आवश्यकता में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो ये सीमित साधन है ना, इनके द्वारा जो हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे हमने अभी बताया, भोजन चाहिए, पढ़ाई चाहिए, वस्त्र चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमें घर में, टीवी, कूलर, फ्रिज चाहिए, बहुत सारे मनोरंजन के साधन चाहिए, आरामदायक वस्तुएं चाहिए, यानी असीमित आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की। तो सीमित साधनों द्वारा इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आर्थिक क्रिया है। अब आर्थिक क्रियाओं के भी चार प्रकार हैं, उपभोग है, उत्पादन है, विनिमय है और निवेश है। इन्हें हम बिंदुवार समझते हैं। उपभोग क्या है? किसी वस्तु के प्रयोग के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना उपभोग कहलाता है। हम सब लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति किसी न किसी वस्तु के प्रयोग के द्वारा करते हैं। अगर आपकी पढ़ने की आवश्यकता है तो आपको क्या चाहिए? आपको एक किताब चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आपको भूख है तो आपको खाना चाहिए। तो हमने क्या किया? किताब का उपभोग किया और खाने का उपभोग किया। तो हम किसी वस्तु के प्रयोग के द्वारा हमने क्या किया? अपनी आवश्यकता की पूर्ति की। ये पूरी प्रक्रिया बच्चों उपभोग कहलाती है। इसके बाद है उत्पादन। उत्पादन क्या हुआ? किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन, या सृजन को ही हम निर्माण भी कहते हैं। निर्माण करना
उत्पादन कहलाता है। हम सब कहते हैं उत्पादन हो रहा है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन को अर्थशास्त्र में हम कहते हैं उपयोगिता का निर्माण या उपयोगिता का सृजन। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक वस्तु हमें प्रकृति ने कहीं ना कहीं कच्चे रूप में दी है, रॉ फॉर्म में हमें हर चीज़ मिली हुई है। आप सोच के देखिए, मनुष्य सिर्फ उपयोगिता डालता है, कोई भी वस्तु बना नहीं सकता। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आप पढ़ते समय कुर्सी और टेबल पे बैठते हैं जो कि लकड़ी की बनी हुई होती है। क्या लकड़ी किसी उत्पादक ने या मनुष्य ने बनाई है? नहीं, लकड़ी हमें प्रकृति ने दी है। मनुष्य ने क्या किया है? उसे एक आकार दिया है, आकार के कारण उसमें उपयोगिता आ गई है, वह लकड़ी बैठने के अनुकूल हो गई है और हम उस कुर्सी पर बैठ पा रहे हैं। और हमने कहा कुर्सी का उत्पादन हुआ, तो उत्पादन कैसे हुआ? उपयोगिता का निर्माण हुआ। उपयोगिता का सृजन करना ही अर्थशास्त्र में उत्पादन है। इसे आप उत्पादन को समझने के लिए आप समझिए कि आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और ये कैसे बनी है। तो आप पाएंगे कि कच्चे रूप में हमें कहीं ना कहीं हर चीज़ हमें प्रकृति ने दी है, हम सिर्फ उसमें उपयोगिता डालते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विनिमय। विनिमय होता है वस्तुओं का आदान प्रदान। आज के समय में हम मौद्रिक विनिमय करते हैं, हम मुद्रा देते हैं और वस्तुएं खरीदते हैं। तो विनिमय आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि सभी लोग विनिमय करते हैं। हम एक वस्तु देते हैं, बदले में दूसरी वस्तु लेते हैं। आज के समय में हम मौद्रिक विनिमय के युग में रह रहे हैं, तो हम मुद्रा देते हैं और बदले में वस्तुएं खरीदते हैं। इसके बाद आती है चौथी आर्थिक क्रिया निवेश। निवेश का अर्थ है भविष्य के लिए पूंजी निर्माण। निवेश में व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर अपनी समस्त पूंजी को, अपने धन को लगाता है जिससे उसे भविष्य में और अधिक लाभ होने की संभावना हो। छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप लोगों के पेरेंट्स एक दुकान खरीदते हैं, तो उन्होंने क्या किया? निवेश किया। वह दुकान उन्हें किसी न किसी रूप में भविष्य में और अधिक आय बना के देगी या उनकी पूंजी का निर्माण करेगी। ऐसे ही अर्थव्यवस्था में निवेश होता है विभिन्न चीज़ों के लिए, ताकि भविष्य के लिए विकास हो और अधिक आय हो। जैसे उत्पादक मशीन में निवेश करता है, कच्चे माल में निवेश करता है, अपने उद्योगों को और अधिक बढ़ाने के लिए उसमें निवेश करता है और अधिक पैसा लगाता है, ताकि वह भविष्य में और अधिक आय की प्राप्ति कर सके और भविष्य के लिए और अधिक से अधिक पूंजी का निर्माण कर सके। बच्चों, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आर्थिक समस्या। हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था क्या है, हमने पढ़ा आर्थिक क्रियाएं क्या है। अब आर्थिक समस्या क्या है? अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है? बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि आप आगे कई सारे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये पॉइंट आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रायः पूछा जाता है आर्थिक समस्या क्या है, अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है, इस तरह से प्रायः पूछा भी जाता है। तो बच्चों, आर्थिक समस्या है चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या नेताओं वाला चुनाव नहीं, अर्थशास्त्र में दूसरी चुनाव की समस्या है। तो हम समझते हैं कौन सा चुनाव। सीमित साधन। उत्पादन के साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। उत्पादन के प्रमुख रूप से ये 5 साधन हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये कहीं ना कहीं सीमित है। हमें भूमि, आप देखिए, प्रकृति ने हमें सीमित दी है, हम जितना चाहें उतना उसे नहीं बढ़ा सकते, हमें प्रकृति ने पहले दी है। और सारी चीज़ें देखेंगे हमें प्रकृति ने दी हुई है, तो कहीं ना कहीं सब साधन सीमित हो जाते हैं, चाहे प्राकृतिक कारणों की वजह से, चाहे व्यक्तिगत कारणों की वजह से। तो ये जो सीमित साधन हैं और असीमित आवश्यकताएं, हम सब लोगों की आवश्यकता कैसी है? असीमित। हम लोग बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, इनके बीच चुनाव करना होता है। इनके बीच हमें चुनाव करना है कि हम अपनी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करें। यही अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। बच्चों, ध्यान से समझना, सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। प्रत्येक बच्चे के पेरेंट्स की कोई ना कोई आय है। आय निश्चित होती है जो कि हर माह में प्राप्त होती है, लेकिन आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक परिवार की आवश्यकताएं बहुत हैं और व्यक्ति, कहा भी गया है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत हैं। अगर आपको साइकिल मिलती है
तो आप एक बाइक चाहते हो, बाइक मिलती है, तो आप एक गाड़ी चाहते हो, एक आपको 4 व्हीलर मिल गई, तो अब आप चाहते हो कोई अच्छी सी लग्जरी गाड़ी मिले। कहने का मतलब यह है व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन उसके पास साधन यानी धन तो सीमित है खरीदने के लिए। वह धन तो नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसकी मासिक आमदनी निश्चित है। तो प्रत्येक घर में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, पढ़ाई की, कपड़ों की, भोजन की, बच्चों की अपनी आवश्यकताएं हैं। तो सीमित साधन यानी आय, असीमित साधन यानी हम एक परिवार की आवश्यकताएं, इनके बीच चुनाव करना है। चुनाव कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकता कौन सी हम पहले पूरी करें, उसके अनुसार हम अपने आवश्यकताओं का चयन करते हैं। तो बच्चों, इस तरह अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या चुनाव की समस्या हुई, जो कि सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच चुनाव है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पहले पूर्ति करता है, वो चुनाव कर लेता है कि विभिन्न आवश्यकताओं में से उसकी कौन सी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है, उसे वो पहले पूरी करता है, और जो आवश्यकताएं कम महत्वपूर्ण हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति वो बाद में करता है। तो इस तरह अर्थशास्त्रीय समस्या हर जगह है, चाहे उत्पादन हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सरकार हो, हर जगह हमें ये समस्या देखने को मिलती है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं, अर्थव्यवस्था की समस्याएं। एक अर्थव्यवस्था की क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हें हम इन बिंदुओं के तहत समझते हैं। एक अर्थव्यवस्था की विशेषता है सबसे पहले तो किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। एक व्यवसायी जब उत्पादन करता है, एक उत्पादक जब उत्पादन करता है, तो सबसे पहले उसे ये निर्णय करना है कि किस वस्तु का उत्पादन करे, क्योंकि उसे ये देखना है कि वो जिस वस्तु का उत्पादन करना चाह रहा है उसके लिए उसके पास संसाधन पर्याप्त हैं अथवा नहीं, उसके लिए जो आधारभूत संरचना है वो वहाँ पर उपलब्ध है अथवा नहीं। तो उत्पादक को बहुत सारी चीज़ें देखना होता है, उसे देखना होता है कि मार्केट में किस वस्तु की मांग अधिक है। तो सबसे पहले उत्पादक के सामने समस्या है कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे। दूसरा पॉइंट है कितना उत्पादन किया जाए। अब किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो एक उत्पादक को ये भी निर्णय लेना होता है कि वह कितना उत्पादन करे। अगर अधिक उत्पादन हो गया तो भी उससे नुकसान है, और कम उत्पादन हुआ तो भी उत्पादक को नुकसान होता है। तो कितना उत्पादन किया जाए उसे अर्थव्यवस्था की मांग को समझना होता है। अर्थव्यवस्था की तीसरी समस्या है किस तकनीकी का चुनाव किया जाए, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की अपनी अपनी तकनीक होती है। कुछ अर्थव्यवस्थाएं पूंजी प्रधान तकनीक की होती हैं, कुछ अर्थव्यवस्थाएं श्रम प्रधान तकनीकी। जिन अर्थव्यवस्था में जनसंख्या ज़्यादा है वह श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करती हैं, और जिन अर्थव्यवस्था में पूंजी अधिक है वो पूंजी प्रधान तकनीकी का उपयोग करते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या अधिक है तो भारत श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करता है। जैसे चाइना में भी हमने देखा श्रम प्रधान तकनीकी अधिक है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका पूंजी प्रधान देश है तो वह प्रायः पूंजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग करता है। चौथी समस्या है उत्पादन के साधनों को कितनी आय दी जाए। अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था उत्पादन के 5 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। तो अब एक उत्पादक के सामने समस्या है इन साधनों को उनका प्रतिफल कैसे दिया जाए, उनकी आय कैसे दी जाए, उनका निर्धारण कैसे किया जाए। कितनी आय किसे देनी है, श्रमिक को कितनी मजदूरी मिलेगी, पूंजी को कितना ब्याज मिलेगा, साहसी को कितना लाभ मिलेगा, आदि भी एक उत्पादक की समस्याएं हैं, एक अर्थव्यवस्था की समस्याएं ये होती हैं। पांचवा है संसाधनों का पूर्ण प्रयोग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया उत्पादन के जो भी साधन हैं वो कहीं ना कहीं सीमित हैं, असीमित नहीं है। तो ये भी देखना होता है एक अर्थव्यवस्था को कहीं उन संसाधनों की बर्बादी तो नहीं हो रही है, संसाधनों का पूरा प्रयोग होना भी आवश्यक है। तो एक अर्थव्यवस्था की ये भी समस्या है। छठवीं समस्या है आर्थिक विकास की समस्या। एक अर्थव्यवस्था के सामने समस्या होती है कि उसका आर्थिक विकास कैसे हो। कोई भी ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही जिससे उसका आर्थिक विकास कम हो रहा है। इस पॉइंट को हम आज की परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग आज के समय में कोविड-19 जैसी महामारी से ग्रसित हैं, पूरी दुनिया ग्रसित है और लॉकडाउन का डिसीज़न लिया है। तो आप देख रहे हैं कि हर अर्थव्यवस्था के सामने एक समस्या है, विकास की समस्या। क्योंकि अगर हम विकास में पिछड़े तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी, देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी तो व्यक्तियों की स्थिति भी खराब होगी। तो हमने देखा अर्थशास्त्र के सामने आर्थिक विकास की समस्या भी बहुत जटिल है। उसे हमेशा ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो आर्थिक विकास को बाधित ना करें। इसके बाद हम आगे देखते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। बच्चों, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में हमें 2 मत देखने को मिलते हैं।
प्रथम मत है परंपरावादी दृष्टिकोण या प्राचीन अर्थशास्त्रियों का। इनमें प्रमुख रूप से थे प्रोफेसर एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्शल और जेबी से, और इनके अनुयायियों को इस परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत डाला हुआ। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है उसे 5 भागों में बांटा है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और संगठन। अभी उपभोग, उत्पादन, विनिमय हमने पिछले बिंदुओं में पढ़ा है, फिर से हम इसे देख लेते हैं। उपभोग, किसी वस्तु के प्रयोग के द्वारा अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करना या आवश्यकता की पूर्ति करना उपभोग कहलाता है। उसके बाद उत्पादन, किसी वस्तु में उपयोगिता डालना या उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। विनिमय क्या है? वस्तुओं का आदान प्रदान, जैसे हम मुद्राएं देते हैं और वस्तुएं खरीदते हैं, ये विनिमय है। इसके बाद आता है वितरण। वितरण क्या है? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। ये 5 साधन उत्पादन के प्रमुख साधन माने जाते हैं। इन सभी साधनों को राष्ट्रीय आय में से उनका अंश देना वितरण है। इसके अंतर्गत हम लगान का सिद्धांत, मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत, ब्याज दर निर्धारण का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत आदि पढ़ते हैं। इसके बाद 5वां बिंदु है राजस्व। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राजा की आय। तो राजस्व के अंतर्गत हम सरकार की आय व्यय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो प्रथम मत के अनुसार अर्थशास्त्र को इन 5 भागों में बांटा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय मत। द्वितीय मत आधुनिक मत है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इसे हमने अभी प्रारंभ में भी पढ़ा था। प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें अर्थव्यवस्था के किसी एक भाग का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता अथवा एक फर्म। समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत हम 2 बिंदुओं का अध्ययन करते हैं: वास्तविक विज्ञान या आदर्श विज्ञान। विज्ञान बताता है कारण और परिणाम का संबंध। अक्सर इस बात पे मतभेद होता है कि अर्थशास्त्र वास्तव में विज्ञान है या पूरी तरह से विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान का काम है लैब में प्रैक्टिकल करके कारण और परिणाम का संबंध स्थापित करना। लेकिन अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? जो मनुष्य समाज का अध्ययन करता है, व्यक्तियों का अध्ययन करता है। तो ये एक पूर्ण विज्ञान तो नहीं हो सकता। वास्तविक विज्ञान का काम है नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। तो अर्थशास्त्र भी ये काम करता है, समाज में देखता है आर्थिक क्रियाएं कैसे हो रही हैं, उन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के आधार पर विभिन्न आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। वहीं दूसरी ओर आदर्श विज्ञान का कार्य है यह देखना कहीं वह नियम समाज के हित का नुकसान तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं है कि उससे समाज का कल्याण घट रहा हो। तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ एक आदर्श विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र का हर नियम यह देखता है कहीं उससे समाज को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। इसे हम एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। कर संबंधी विभिन्न सिद्धांत विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बनाए, जिसमें प्रोफेसर डाल्टन का नाम बहुत फेमस है। कर संबंधी नियम बनाए गए क्योंकि सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है कर। लेकिन कर संबंधी नियमों को जब हम समाज में अप्लाई करते हैं, समाज में इन्हें लागू करते हैं, तो हम इसके आदर्शात्मक स्वरूप को देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि कर लगाने से समाज का कहीं ना कहीं अहित हो रहा हो, गरीब वर्ग का कोई नुकसान हो रहा हो। इसलिए इससे हमने समझा कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के साथ साथ एक आदर्श विज्ञान भी है। तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं अर्थशास्त्र जब आदर्श विज्ञान होगी और वास्तविक विज्ञान दोनों ही होगी, तभी अपने कल्याणात्मक स्वरूप को प्राप्त करती है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो अभी तक हमने अध्ययन किया। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप पढ़ेंगे: व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, अर्थव्यवस्था की समस्याएं बताइए। तीसरा,
अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान भी है, समझाइए। तो ये इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम इसमें अध्ययन हमने किया है।